मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी MCO 3 की यूनिट 4 सैम्पलिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो सबसे पहला आपके इसके अंदर आता है कि आपका सेंसस और सैंपल होता क्या है। सेंसस और सैंपल, तो अगर हम सेंसस की बात करें, एक कंट्री में 100 पर्सन थे और हमने उन 100 के 100% से उनकी एजुकेशन के बारे में बात करी, मतलब हर एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल से हमने डाटा कलेक्ट किया है, तो वो तो कहलाएगा हमारा सेंसस। जब हम ओवरऑल होल पॉपुलेशन के एक एक पर्सन से डाटा को कलेक्ट करते हैं। लेकिन जब हम उसी कंप्लीट पॉपुलेशन से किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को निकाल लें एज अ सैंपल के तौर पर, हो सकता है हमने इन 4 पर्सन्स को निकाल लिया और इनसे क्वेश्चंस को पुटअप कर लिया और इन्हीं से कोई हमने डाटा को कलेक्ट कर लिया। अब इनसे जो डाटा कलेक्ट करेंगे, हम क्या सोचेंगे कि इनसे जो डाटा कलेक्ट किया है वही डाटा इस पूरी पॉपुलेशन का भी होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, सैंपल कहेंगे। मतलब अगर हम कंप्लीट पॉपुलेशन की बात करते हैं, एक एक इंडिविजुअल से डाटा कलेक्ट करने की बात करते हैं, तो वो कहलाता आपका सेंसस। और अगर कंप्लीट पॉपुलेशन के अंदर किसी स्पेसिफिक कुछ गिनती के लोगों से डाटा को कलेक्ट करने की बात करते हैं, तो वो कहलाता है सैंपल। नेक्स्ट आपका बेनिफिट्स ऑफ सैम्पलिंग, कि सैम्पलिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उनके बारे में हमें बात करनी है। तो वो देखते हैं। सैंपल्स को कलेक्ट करने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, क्योंकि अगर आप वैसे सेंसस की बात करोगे तो आप कंप्लीट पॉपुलेशन के बारे में उनसे एक एक पर्सन से बात करोगे, उनसे डाटा को कलेक्ट करोगे, तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी। लेकिन सैंपल के अंदर आप कंप्लीट पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 2 या 4% लोगों से बात कर कर उनके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं, तो ये जो कॉस्टिंग होती है वो भी कम होती है। दूसरा है साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब साइज़ की बात करें, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, हो सकता है 1 करोड़ 2 करोड़ की पॉपुलेशन है और उसमें से आपको डाटा कलेक्ट करना है, तो वहाँ पर सेंसस आपके लिए पॉसिबल एक अच्छा मेथड साबित नहीं होगा। लेकिन अगर आप सैम्पलिंग करोगे तो आपके पास कितनी बड़ी पॉपुलेशन हो, आप उसका ईजिली उसका डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर हम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं। तीसरा है एक्यूरेसी ऑफ डाटा। जब हम बात करते हैं इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं थ्रू सेंसिस, समटाइम्स द एक्यूरेसी जो होती है वो गलत हो जाती है, क्योंकि जब हम 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 करोड़ लोगों के बारे में डाटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर कह सकते हैं एक्यूरेसी हो सकता है हम डाटा को गलत कलेक्ट कर लें, या डाटा सही कलेक्ट हुआ उसको प्रोसेस गलत कर दी गई, तो वहाँ पर गलती होने के चांस ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब हम सैम्पलिंग की बात करते हैं, हम सिर्फ स्पेसिफिक कुछ लोगों के बिहाफ पर ही डाटा कलेक्ट करते हैं, तो आप उसकी एक्यूरेसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आपका एसेसिबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब कई ऐसी पॉपुलेशन होती है जिसको हम एक्सेस ही नहीं कर पाते, लाइक आपके माइग्रेटिंग बर्ड। अब माइग्रेटिंग बर्ड क्या है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहते हैं। अगर हम बात करें कि इनकी अगर हम सेंसस करके चेक करें तो वो पॉसिबल नहीं है, तो इनके अंदर हम सैम्पलिंग का यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों का जिनको कि हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, तो वहाँ पर सैम्पलिंग का यूज़ किया जाता है। लास्ट इसकी मेरिट है टाइमलेस, मतलब टाइमलीनेस, कि हमारा जो सैम्पलिंग होता है इसके अंदर हम एक स्मॉल टाइम के अंदर एक बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। लेकिन सेंसस के अंदर आपको किसी बड़े एरिया को कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। लाइक आपकी जो सेंसस होती है, एक सेंसस को होने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो कुछ दिनों के अंदर आपकी सैम्पलिंग कंप्लीट हो जाती है। तो ये तो थे इसके बेनिफिट्स। अब अगर इसमें डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है, रिस्क। कि हमने जो भी सैंपल कलेक्ट किया है किसी स्पेसिफिक पर्सन्स को लेकर, किसी एक पॉपुलेशन के बारे में, एक रीजन के बारे में, जोग्राफिकल एरिया के बारे में। अब ये तो ज़रूरी नहीं कि जो हमने सैंपल लिया है वो सैंपल पूरे पूरे जोग्राफिकल एरिया को इंडिकेट करे, मतलब उनको रिप्रेजेंट करे। हो सकता है वो अलग रहा हो, लेकिन हमने उसका सैंपल लिया तो हम उसी के बिहाफ पर पूरे जोग्राफिकल एरिया को भी देख रहे हो। तो सबसे पहला रिस्क होता है कि हमारा सैंपल उस जोग्राफिकल एरिया से मैच करे या ना करे। नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है कि लैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिवनेस। अब हम डाटा जो भी कलेक्ट कर रहे हैं, अगर हमें 100 लोगों से डाटा कलेक्ट करना है, लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब जिससे हमने डाटा कलेक्ट किया है, वो पर्सन से अवेलेबल ना हो वहाँ पर, तो उस कंडीशन में हम डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये भी देखना होता है कि वो रिप्रेजेंटेटिव्स भी अवेलेबल हों, लेकिन हमारे पास जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इन डाटा को प्रोवाइड कराने वाले वो बहुत कम हैं। तो उस कंडीशन में भी हमारे पास जो सैम्पलिंग है वो एक एफिशिएंट और जो अनबाइस्ड सैम्पलिंग होती है, कलेक्शन, वो नहीं हो पाती। और तीसरा है अनसफिशिएंट सैंपल साइज। हमारा जो सैंपल का साइज होता है वो इनसफिशिएंट है।
सैम्पलिंग का हमारा कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है कि आप इस स्पेसिफिक इतने लोगों का सैंपल कलेक्ट करो किसी डाटा को कलेक्ट करने के लिए, या सिर्फ आपको इतने लोगों तक ही अपने सैंपल को कलेक्ट करना है। मतलब हमारे पास कोई स्पेसिफिक कह सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट है ही नहीं सैंपलिंग के बारे में। तो जब हमारे पास सैंपल साइज कंप्लीट नहीं होते, अब हम सैंपल कहीं कलेक्ट करने गए, हमें कलेक्ट करना था, वहाँ पर 100 की पॉपुलेशन थी और हमें वहाँ पर 10% कम से कम कलेक्ट करना था डाटा, लेकिन हमें वहाँ पर 10% मिले ही नहीं जिनसे कि हम डाटा को कलेक्ट कर सके। तो जब हमें वैलिड सैंपल ही वहाँ से नहीं मिलेगा, मतलब अगर किसी ने सैंपल दिया भी है तो उसने हमें गलत डाटा प्रोवाइड कर दिया है। जब हमें डाटा ही सही नहीं मिलेगा, इनसफिशिएंट डाटा मिलेगा, आधा डाटा मिलेगा, तो उस कंडीशन में हम किस तरह किसी भी रिपोर्ट को तैयार कर सकते हैं। तो ये तो आपके कह सकते हैं लिमिटेशंस या डिसएडवांटेज थे सैम्पलिंग के। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि इसेंशियल ऑफ अ गुड सैंपल, कि गुड सैंपल्स के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है। सबसे पहले क्या ज़रूरत है आपके गुड सैंपल के लिए? फर्स्ट, अ सैंपल मस्ट रिप्रेजेंट अ ट्रू पिक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। हमारा जो सैंपल है वो क्या शो करे? रिप्रेजेंट अ ट्रू पिक्चर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जिस पॉपुलेशन के लिए उस डाटा को कलेक्ट किया गया हो वो डाटा उसकी रियल पिक्चर को प्रेजेंट करे। सबसे पहली इसेंशियल है हमारे गुड सैंपल की। दूसरा है अ सैंपल मस्ट बी अनबायस्ड, मतलब जो भी हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं या जो भी सैंपल्स का डाटा प्रोवाइड कर रहा है वो अनबायस्ड डाटा हो, मतलब कोई भेदभाव या कह सकते हैं इस तरह के बेस पर कोई डाटा ना दिया गया हो। तीसरा है अ सैंपल मस्ट बी टेकन एट रैंडम सो दैट एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ डाटा हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। जब हम सैंपल ले तो हम कोशिश करें कि वहाँ पर हम रैंडम डाटा लें, रैंडम पर्सनस को चूज़ करें उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। जब हम रैंडमली किसी भी मेंबर को वहाँ पर चूज़ करेंगे उस पॉपुलेशन से डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो वहाँ पर जो एक इक्वल चांस होता है सिलेक्शन का, मतलब हमें फिर जो डाटा मिलेगा वो रिलायबल, ट्रूथ और सही डाटा मिलेगा। फोर्थ है अ सैंपल मस्ट बी सफिशिएंट लार्जली बट एन इकोनॉमिकल एज पॉसिबल। अब हमारा डाटा इतना बड़ा होना चाहिए कि जिसके थ्रू कि अपनी हम रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें, और उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक फॉर्म में भी होना चाहिए, मतलब ज़्यादा कॉस्टली भी ना हो और इतना हो कि कम से कम हमारी जो नीड है वो पूरी हो सके उस डाटा से, उस सैंपल से। फिफ्थ है अ सैंपल मस्ट बी एक्यूरेट एंड कंप्लीट। हमारा जो डाटा है वो एक्यूरेट होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। अगर हमारा डाटा एक्यूरेट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो उस कंडीशन में वो डाटा, वो सैंपल हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। तो हमारा जो सैंपल हो कंप्लीट हो, एक्यूरेट हो। और सिक्स्थ है एडिक्वेट सैंपल साइज मस्ट बी टेकन कंसीडरिंग द डिग्री ऑफ प्रिसीजन रिक्वायरमेंट इन द रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी। हमें अपने सैंपल के साइज को भी फिक्स करना चाहिए, कम से कम हमें इस साइज का सैंपल चाहिए अपने किसी भी डाटा को पब्लिश करने के लिए। तो इसेंशियल ऑफ अ गुड सैंपल की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है? अगर हमें अच्छा सैंपल चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो भी सैंपल हो उस जिस पॉपुलेशन के लिए उसको लिया गया है उसकी ट्रू पिक्चर को रिप्रेजेंट करे। हमारा जो सैंपल है किसी बाइसनेस के ऊपर ना हो। हम सैंपल्स कलेक्ट करते टाइम रैंडम पर्सनस को चूज़ करें, रैंडम मेंबर्स को चूज़ करें उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। हमारा जो सैंपल है इतना बड़ा हो कि हमारी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके, और उसके साथ ही साथ हमारा जो सैंपल है वो इकोनॉमिक भी हो, एक्यूरेट हो, कंप्लीट हो, और वो इस साइज में हो कि हमारी जो भी कंसिडरेशन है, हमारी जो डिमांड है उनको पूरा कर सके। तो ये थे आपके फीचर्स कुछ गुड सैंपल्स के। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। अब हमारे पास दो तरह के सैम्पलिंग मेथड होते हैं, एक प्रोबेबिलिटी होती है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी होती है। तो हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहला होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करें, इन दिस केस ईच इंडिविजुअल इज चूज एंटायरली बाय चूज एंड ईच मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ एन इक्वल चांस। मतलब हम ले सकते हैं हमारे पास कोई पॉपुलेशन में इतने सारे पॉपुलेशन थी, इतने सारे लोग थे, हम रैंडमली किसी भी एक पर्सन को चूज कर कर हमने इसको चूज किया और इससे क्वेश्चंस को पुटअप किया या इससे हमने डाटा को कलेक्ट किया। तो ये क्या कहलाएगा आपका? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। मतलब पॉपुलेशन के अंदर किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को हम चूज कर सकते हैं विदाउट एनी सीक्वेंस, विदाउट एनी फॉर्मेट के। इसमें हर किसी पर्सन के चूज होने के बराबर चांस होते हैं। एक होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में बात करेंगे, इफ़ यू वांट अ सैंपल साइज 100 फ्रॉम द पॉपुलेशन ऑफ 1000, सेलेक्ट एवरी
10,000 मतलब अगर इसमें आपको कह देंगे अगर कोई 1000 पॉपुलेशन है किसी गांव की और आपको 1000 पॉपुलेशन में से 100 लोगों का सैंपल लेना है, तो आप क्या करोगे, 1000 पॉपुलेशन से 100 को डिवाइड करोगे और आप देखोगे मतलब आपको हर 10वें पर्सन की डाटा उससे कलेक्ट करना है। मतलब अब जैसे आप सीक्वेंस रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब आप देखोगे आप पहले पर्सन से डाटा कलेक्ट करोगे, फिर इसके बाद आप 11th पर्सन से डाटा कलेक्ट करोगे, मतलब इसी फॉर्मेट में आप डाटा कलेक्ट करते रहता हो चलते जाओगे। मतलब एक क्या करते हैं, एक सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं डाटा को कलेक्ट करने के लिए, सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट होता है आपका स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। अब स्टेरिफाइड क्या होता है, फर्स्ट द पॉपुलेशन इज फर्स्ट डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स। यहाँ पर हम क्या करते हैं, पूरी पॉपुलेशन को सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। और कैसे डिवाइड करेंगे, उनकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर। हो सकता है हम उनको कह दें मेल फीमेल, कह सकते हैं बिजनेस, या आप कह सकते हैं गवर्नमेंट जॉब, विलेज कह दें या कह दें रूरल। मतलब किसी भी बेस पर पॉपुलेशन को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग सब ग्रुप्स के अंदर, और उसके बाद उस ग्रुप से किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को लेकर उसे सैंपल को कलेक्ट कर लें, तो वो कहलाता है आपका स्टेरिफाइड सैम्पलिंग। यहाँ पर नॉर्मली हम देखते हैं कि हम सैलरी के बिहाफ पर, उनके सेक्स के बिहाफ पर, उनकी कह सकते हैं जोग्राफिकल एरिया के हिसाब पर, उनकी जॉब के बिहाफ पर लोगों को डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्ट में। और लास्ट होता है आपका क्लस्टर्ड सैम्पलिंग। अब क्लस्टर्ड सैम्पलिंग की बात करें, इन अ क्लस्टर्ड सैम्पलिंग सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन आर यूज्ड as the sampling unit rather than an individual. The population is divided into subgroups known as cluster, which are randomly selected to be included in the study. Clusters are usually already defined. For example, individual GP practice or towns could be identified as a cluster's error. अब क्लस्टर एरर क्या होता है, मतलब पूरी पब्लिक के अंदर, पूरी पॉपुलेशन के अंदर किसी एक स्पेसिफिक सब ग्रुप को सेलेक्ट कर लेते हैं वहाँ पर अपने सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। क्लस्टर की बात करते हैं, जैसे आपकी पॉपुलेशन थी, ये कुछ यहाँ पर इंडिविजुअल ग्रुप रहते हैं, हम किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही चूज़ कर लेंगे उससे डाटा को कलेक्ट करने के लिए, और उसी ग्रुप को कलेक्ट कर कर हम उसी से अपनी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो सैंपल चाहिए होते हैं, उनको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तो थी आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। अब बात करेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी के बेस पे बारे में बात नहीं करते, हम नॉन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, मतलब एक अंदाज़ा नहीं लगाते। तो सबसे पहला मेथड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्या होता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज परहैप्स द ईजिएस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग बिकॉज पार्टिसिपेंट आर सेलेक्टेड based on ability and willingness to take part. Useful result can be obtained, but the results are prone to significant bias because those who volunteer to take part may be different from those who choose not to be volunteer based. इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं कि वॉलंटियर बेस इज अ रिस्क फ्री एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब मतलब आपको कोई डाटा कलेक्ट करना था और आपने कहा कि 100 लोगों की पॉपुलेशन है, तो आपने वहाँ पर कहा कि हमें कोई भी 10 पर्सन चाहिए जिनसे कि हमें क्वेश्चंस को पुटअप करना है। तो वहाँ पर कोई भी 10 पर्सन आ सकते हैं इसके अंदर से फ्रीली रैंडमली। अब जो भी 10 पर्सन आएंगे आप उनसे डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं कन्वेंसली, मतलब जो कन्वीनियंस के हिसाब से आसान हो डाटा कलेक्ट करना। अब यहाँ पर जो भी डाटा आएगा आपका डाटा तो सही आएगा, लेकिन यहाँ पर एक चांस होती है हम उनसे बाइसनेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमने 100 पर्सन को इनवाइट किया लेकिन वहाँ से आए कितने, सिर्फ 10 पर्सन आए उस डाटा को प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पर कई बार देखा जाता है कि बाइसनेस भी हो जाती है, और ये भी देखा जाता है कि कई बार हम वॉलंटियर बेस पर ना चूज़ कर बाइसनेस बेस पर लोगों को चूज़ कर लेते हैं। कोई सोसाइटी थी उसके अंदर 100 लोग थे, लेकिन हमने वहाँ पर स्पेसिफिक गिन कर अपनी मर्जी से किसी भी 10 लोगों को चूज़ कर लिया अपने डाटा को कलेक्ट करने के लिए, अपने सैंपल्स को कलेक्ट करने के लिए। तो वहाँ पर बाइसनेस को भी देखा जाता है। तो ये आपका क्या होता है, कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट आपका कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग की बात करेंगे। दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इज ऑफन यूज्ड बाय द मार्केट रिसर्चर्स। इसका मैक्सिमम कौन यूज़ करता है, हमारे मार्केट रिसर्चर्स यूज़ करते हैं।
interviewers are given a quota or subject or a specific type to attempt for recruitment. For example, an interviewer might be told to go out and select 20 adult men, 20 adult women, and 10 teenagers girls and 10 teenager boys. So they could interview them and after their television viewing. जिसमें आपने क्या देखा, कोटा सैम्पलिंग, मतलब उसमें एक स्पेसिफिक कोटा फिक्स कर जाता है कि हमें कितने मेल चाहिए, कितनी फीमेल चाहिए, कितने स्टूडेंट चाहिए, या कह देंगे कितने एम्प्लॉयड चाहिए, कितने अनएम्प्लॉयड चाहिए। मतलब एक हर ग्रुप के बारे में एक कोटा फिक्स कर जाता है कि हमें इस ग्रुप के बारे में इतने पर्सन्स चाहिए। इसके वो पर्सन्स कितने भी हो सकते हैं, 10, 20, 30, 50, और उनका एक कोटा डिज़ाइन कर जाता है और उस कोटे के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी का एक कह सकते हैं सैंपल लिया जाता है और उसके बिहाफ पर ही हम उस कैटेगरी को, उस ग्रुप को डिफाइन कर देते हैं, उसके बारे में डाटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसमें हम बात करेंगे कि हमने 10 बॉयज़ को लिया और उनसे देखा कि उनकी चॉइस क्या है बाइक के बारे में। तो जो भी हमने कोटा सेलेक्ट किया था यहाँ पर 10 लड़कों का, तो इन 10 लड़कों को जो भी बाइक पसंद होगी तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि मैक्सिमम बॉयज़ को वही बाइक्स पसंद है। कोई भी बाइक्स हो सकती है, है अगर हमने जिन 10 को सेलेक्ट किया वो इकोनॉमिक फैमिली से आते हों, या कह सकते हैं आपकी मिडिल क्लास से आते हों, तो अगर मिडिल क्लास होगा तो वो नॉर्मल बाइक्स को यूज़ करेगा। लेकिन अगर कोई हमने इलाइट ग्रुप का कोटा वहाँ पर सेलेक्ट कर लिया हो तो वहाँ पर वो लग्जरी बाइक को चूज़ करेंगे। तो वो होता आपका कोटा सैम्पलिंग। थर्ड आपका जजमेंटल और परपोजिव सैम्पलिंग, ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव और सब्जेक्टिव sampling. These techniques relies on the judgment of the research who choosing who to ask the participate. अब इसके अंदर आप देखेंगे researcher may implicit thus choose a representative sample to suit their needs और specifically approach individual with certain characteristics. अब जजमेंटल के अंदर क्या होता है कि हमें जिस तरह का डाटा चाहिए हम उसी तरह के लोगों को वहाँ पर अप्रोच करते हैं उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। हमने देखी किसी शहर की पॉपुलेशन 100 है, लेकिन हमें जो रिक्वायरमेंट थी, हम चाहिए थे कि जो हमारा जो सैंपल कलेक्ट करें एजुकेशनिस्ट हो वो, और यंग हो, और बिजनेस ओनर हो। तो हम इस तरह के पर्सन्स को वहाँ पर चूज़ करेंगे जिसके अंदर तीनों क्वालिटीज़ हो, और जिस पर्सन के अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ मिल जाएंगी उसी को हम सेलेक्ट करेंगे अपने सैम्पलिंग के लिए। तो ये थे आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। सबसे पहला क्या था, मतलब कंप्लीट पॉपुलेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं एक तरह से जो पर्सन्स अपने सैंपल्स को ईजिली खुद वॉलंटरी बेस पर देना चाहे उससे हम कहते हैं कन्वीनियंस। मतलब हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते हैं। यहाँ पर जो भी पॉपुलेशन होती है उसके अंदर से कुछ लोग अपने आप वॉलंटियर बेस पर आते हैं अपने सैंपल्स को प्रोवाइड करने के लिए, तो होता है कन्वीनियंस। दूसरा होता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग मतलब हम हर ग्रुप के कुछ लोगों का कोटा डिसाइड कर देते हैं। जैसे हमने बात की थी मेल्स के लिए हम 10 मेल्स कह देंगे कि हम 10 मेल्स का जो डाटा सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम एक इमेज को रिप्रेजेंट कर देंगे कंप्लीट मेल्स के बारे में। हम 10 फीमेल्स का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, 10 फीमेल्स का कोटा हमारे पास, और 10 फीमेल से जो भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी उसके बिहाफ पर हम कंप्लीट ह्यूमन्स की नीड को, रिक्वायरमेंट को वहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जजमेंटल में क्या था कि हम देखते हैं कि हमें हमारी रिसर्च के लिए किस तरह का डाटा चाहिए, किस तरह का पर्सन चाहिए, किस तरह का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, और उसके हिसाब से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, सिलेक्शन करते हैं उसका। तो ये आपके थे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स। हम बात करेंगे कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं। जब हम सैंपल्स को कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर सिलेक्शन के बाद, मतलब जो सैम्पलिंग के टाइम पे तो हमें एरर नहीं हुआ, लेकिन बाद में कौन कौन से एरर्स होते हैं जो सैम्पलिंग से कनेक्ट ना होकर भी हमारे कह सकते हैं सैंपल्स को गलत कर देते हैं। तो नॉन सैम्पलिंग एरर्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है रेस्पोनेंट एरर्स। इफ़ द रेस्पोनेंट्स कोऑपरेट एंड गिव द करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्चर्स कैन बी ईजिली अकम्प्लिश्ड। अब कहते हैं हमने सैंपल तो सही कलेक्ट किया, लेकिन हमने जिस रेस्पोनेंट से डाटा को कलेक्ट किया वो हमारे साथ कोऑपरेट ना कर रहा हो, उसने हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड ना करी हो, उसने हमें गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी हो, तो उस कंडीशन में हमारा जो सैंपल है वो गलत हो जाएगा। हमने सैंपल तो सही कलेक्ट किया है, लेकिन हमारे रेस्पोनेंट ने हमें इन्फॉर्मेशन गलत प्रोवाइड करी है, तो ये भी किसका पार्ट हो जाएगा, नॉन सैम्पलिंग एरर्स का। इसी तरह आपका दूसरा हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स। अब हमने डाटा को तो कलेक्ट कर लिया,
लेकिन अब उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद हमें रिक्वायरमेंट होती है कि उस डाटा को प्रॉपर कन्वर्ट करना अपनी फाइल्स के अंदर। These errors have been arise due to the improper administration। जब हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन सही ना हो, मतलब हमारा इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन है रिसर्च का, उसके अंदर हमारा ये डाटा होता है। अब एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स के अंदर आपके क्या क्या चीज़ें आएंगी तो उनको देखते हैं। जिसके अंदर नॉर्मली आपके 4 तरह के एरर्स होते हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन अंदर एरर्स के अंदर आते हैं। तो सबसे पहला है सैम्पल सिलेक्शन एरर। It is difficult to execute a sampling plan. For example, we may plan to use symmetric sample plan in the market research study of a new product and decided to interview every fifth customer coming out a consumer store. If the day of the interview happened to be working days, and then we are excluding all these consumers who are working. मतलब हमने क्या करा, एडमिशन हमारा कैसा था, हमने सोचा कि हम इस तरह डाटा कलेक्ट करेंगे। हमें कोई नए प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना है और हम देखेंगे कि हमारे मॉल के अंदर हमारे जो भी कंज्यूमर स्टोर है, जो भी 5th पर्सन आएगा उसका हम डाटा कलेक्ट करेंगे नए प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए। लेकिन वो 5th डे, वो दिन कैसा था, हो सकता है हमारा वर्किंग डे रहा हो, और वर्किंग डेज हमारे जो भी वर्किंग पर्सन थे, वर्किंग कंज्यूमर्स थे, वो तो उस दिन जो मतलब प्रोडक्ट को परचेज करने नहीं आए। तो इस डाटा के अंदर हमारा जो एडमिशन था, हमने उन सभी अपने वर्किंग कस्टमर्स को इग्नोर कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया उस एडमिट डाटा को कलेक्ट करने के लिए। सबसे पहला मतलब हमारा जो सैम्पल सिलेक्शन का तरीका था वो गलत था। दूसरा था इन्वेस्टिगेटर एरर। अब इन्वेस्टिगेटर एरर के अंदर बात करेंगे। व्हेन द इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यू द रिस्पोंडेंट, ही शे मे फेल टू रिस्पॉन्ड या रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन करेक्टली और मे फेल द क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द रिस्पोंडेंट। Therefore, the error may arises due to the way of investigator record the informations. इन्वेस्टिगेटर एरर मतलब हमें जो भी रिस्पॉन्स मिलते गए हमारे रिस्पोंडेंट से, अब अगर आपका इन्वेस्टिगेटर उन सभी चीज़ों को रीचेक नहीं कर पाता, दोबारा से क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाता या उनको सही से मेंटेन नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में भी वो भी डाटा आपका गलत हो जाएगा, हो सकता है रिलायबल डाटा ही ना बचे वो। तीसरा है इन्वेस्टिगेटर चीटिंग। अब आपने जिस इन्वेस्टिगेटर को कहा है कि वो डाटा को कलेक्ट करे, अब हो सकता है वो इन्वेस्टिगेटर आपको डाटा प्रोवाइड करे ही ना, वो रियल कोई मीटिंग ही ना करे, रियल कोई सैंपल ही कलेक्ट ना करे, वो अपने आप से खुद ही फेक डाटा प्रोवाइड कर दे आपको। अगर वो फेक डाटा प्रोवाइड करेगा तो वो डाटा आपके लिए किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो ये भी हमारा क्या होता है, एडमिशन एरर होता है कि हम अपने इन्वेस्टिगेटर पर फोकस नहीं करते, ध्यान नहीं देते कि वो किस तरह के डाटा को हमें सबमिट कर रहे हैं। और लास्ट है डाटा प्रोसेसिंग एरर। डाटा प्रोसेसिंग एरर की बात करते हैं जब हम डाटा हमारे पास कलेक्ट हो गया, अब उस डाटा को नेक्स्ट जॉब होती है कि उस डाटा को एडिट करना, एनालाइज करना और उसको आगे फर्दर प्रोसेस में डालना जिसके थ्रू कि उस डाटा को यूज़ किया जा सके। लेकिन इस कंप्लीट प्रोसेस के अंदर मतलब एडिटिंग के अंदर, कोडिंग और उस डाटा को कंप्यूटर के अंदर फीड करने में हो सकता है कोई मिस्टेक हो जाए आपसे। आपने हो सकता है डाटा के अंदर कोई अमाउंट था 707 और आपने क्या लिख दिया 077, तो ये क्या हुआ, आपसे टाइपिंग मिस्टेक हो गई, आपसे एडिटिंग मिस्टेक हो गई, आपसे एंटरिंग मिस्टेक हो गई। तो उस कंडीशन में आपका जो डाटा है वो गलत हो जाएगा। तो ये कुछ आपके नॉन सैम्पलिंग एरर्स थे। नॉन सैम्पलिंग के अंदर आपके 2 तरह के एरर्स होते हैं, एक होते हैं रेस्पोंडेंट एरर्स, दूसरे होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एरर। रेस्पोंडेंट मतलब हमारा जो भी रिस्पॉन्स देता है उस एरर को, उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए जिस पर्सन से उस सैंपल को कलेक्ट करते हैं, अगर वो हमें रिलायबल डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहा, किसी बायसनेस के बेस पर डाटा प्रोवाइड कर रहा है, तो वो तो आएगा हमारा रेस्पोंडेंट डाटा। और अगर कोई प्रॉब्लम एरर अगर कोई हमारा आ रहा है वो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से उस रिसर्च प्रोसेस को कंप्लीट करने में, तो वो होता है एडमिनिस्ट्रेशन एरर। सबसे पहला आता है कि हमारा जो सिलेक्शन का तरीका हो सैंपल को वो सही होना चाहिए, हमारा इन्वेस्टिगेटर जो हो, इन्वेस्टिगेटर्स की कोई एरर ना हो, अगर कोई रिस्पोंडेंट कोई जवाब दे रहा है तो उसको सही से सुन सके और अगर कोई से समझ में ना आए तो उसको दोबारा से रीचेक कर सके, क्रॉस चेक करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहा तो भी हमारा इन्वेस्टिगेटर का एरर है। इन्वेस्टिगेटर कई बार हमारी चीटिंग भी करते हैं, फेक डाटा को मतलब एक तरह से टोटल फेक सैंपल ही प्रोवाइड कर देते हैं किसी भी कंज्यूमर्स के बारे में, किसी डाटा के बारे में। और डाटा जब प्रोसेसिंग करते हैं डाटा की तो उसके अंदर उसका हम एडिटिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, उसको डाटा को फीड करना होता है कंप्यूटर में, तो उस टाइम भी मिस्टेक्स होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। नेक्स्ट आपका
कंट्रोल द एरर्स इन सैम्पलिंग, कि किस तरह आप सैम्पलिंग के अंदर एरर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या है, तरीका क्या है, डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ गुड क्वेश्चनायर। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चनायर हो, आप उसको एक अच्छा क्वेश्चनायर डेवलप करिए जिसके थ्रू कि आप इजीली क्वेश्चंस को, आंसर्स को, रिस्पॉन्स को कलेक्ट कर सको फ्रॉम रिस्पोंडेंट। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, डिज़ाइन एंड एग्जीक्यूटिंग अ गुड क्वेश्चनायर। हमारा जो क्वेश्चनायर होना चाहिए वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए जिसके थ्रू कि हमें ईजिली रिस्पॉन्स मिल सके हमारे रिस्पोंडेंट के। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड। हम एक एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड का यूज़ करें, हमें देखना होता है कि किस मेथड का यूज़ करें उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तीसरा है एडिक्वेट सैम्पल साइज़। हमारा जो साइज़ सैम्पल का वो इतना होना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके और इकोनॉमिक भी हो। फोर्थ है एम्प्लॉइंग ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर टू कलेक्ट द डाटा। अब जो इन्वेस्टिगेटर्स उसको डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं उनको ट्रेंड करना भी ज़रूरी होता है। अगर हमारे इन्वेस्टिगेटर ट्रेंड नहीं तो उन्हें नहीं पता कि उस डाटा को किस तरह कलेक्ट करना है, किस तरह उसको सेव करना है, किस तरह उसको प्रोसेस करना है। तो उसके लिए हमें हमारे इन्वेस्टिगेटर्स को ट्रेंड करना होता है। और लास्ट है केयर इन एडिटिंग, कोडिंग एंड एंटरिंग द डाटा इनटू द कंप्यूटर। तो फाइनल स्टेज में जब आप उस डाटा को एडिट कर रहे होते हैं, कोडिंग में कन्वर्ट कर रहे होते हैं और जब उस डाटा को कंप्यूटर में फीड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है कि उस टाइम आप बहुत ज़्यादा ध्यान से इन कामों को करें। तो इस तरह आप अपने जो सैम्पलिंग के अंदर एरर्स होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये थी आपकी यूनिट 4। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।